तो बढ़ते हैं आगे चैप्टर में, इसी चैप्टर में। ठीक है, तो अपना दूसरा टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। ठीक है, तो हैंड लेबर एंड स्टीम पावर तो पढ़ते हैं। इन विक्टोरिया ब्रिटेन देयर वाज नो लेबर शॉर्टेज, देयरफॉर मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियल्स प्रेफर हैंड लेबर। इन मैनी इंडस्ट्रीज लेबर डिमांड वाज सीजनल, सीजनल इंडस्ट्रीज प्रेफर हैंड लेबर। तो समझते समझते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में क्या थी, लेबर की शॉर्टेज नहीं थी, लेबर की शॉर्टेज नहीं थी, तो इसीलिए वो क्या प्रेफर करते थे, हैंड लेबर को प्रेफर करते थे रेदर देन मशीन्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मशीन्स पर वो क्यों फिजूल पैसे खर्च करें, जब उनको सस्ते में लेबर मिल जाएंगे तो हाथ से चीज़ें आसानी से बन जाएंगी, तो हम मशीन्स में क्यों इन्वेस्ट करें। और ज़्यादातर मशीन्स, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी, सॉरी मशीन नहीं, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन में वो सीजनल थी। सीजनल मतलब एक सीज़न पे काम करती थी, बाकी सीजन बंद रहती थी। अब अगर ऐसा चलेगा, अब अगर ऐसा चलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। बाकी सीज़न जब वो बंद पड़ी रहेंगी मशीनें, तो मशीनें रखी रखी जंग ना खाएंगी। तो वो इसीलिए ज़्यादातर हैंड लेबर पर प्रेफर करते थे। और और वहाँ पर कोई भी शॉर्टेज नहीं थी लेबर की, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती थी उनको। ठीक है, मशीन मेड गुड्स वर ओरिएंटेड फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट फॉर मास प्रोडक्शन। और जो मशीन्स के प्रोडक्ट होते हैं, बेसिकली आप भी देखते हैं, अब जो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आता है वो मशीन मेड ही आता है। जैसे मैं इस पेन की बात करूं, ये भी मशीन मेड है। अब मशीन जितने भी पेन बनाएगी, किसके, डॉम्स के, ये वाइट बोर्ड वाले, तो इसी शेप में बनाएगी, है ना, इसी शेप में बनाएगी। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल शेप हो गया। ये इसी तरह के मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि बैंड मिलेगा किसी में, किसी में ऐसा रेक्टेंगल टाइप का मिल जाएगा, नहीं ना, ऐसे ही मिलेंगे ना सारे। तो इसीलिए मास प्रोडक्शन के लिए प्रेफर करते हैं मशीन्स को, क्योंकि वो एक ही शेप पूरे बहुत सारे में दे सकती है बिना किसी इरेगुलरिटीज़ के साथ। ठीक है, अब बात करें एरिस्टोक्रेट की, तो एरिस्टोक्रेट क्या होते हैं, ये होते हैं बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रईस लोग। ये हमेशा प्रेफर करते हैं हैंडमेड गुड्स को। ठीक है, ये हमेशा हैंडमेड गुड्स को ही प्रेफर करते हैं। और अमेरिका जैसा देश, अगर अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पर लेबर की कमी है। यहाँ पर हम मानेंगे कि लेबर की शॉर्टेज है। अब जब लेबर की शॉर्टेज है तो बेसिक सीधी सी बात है, बेसिक सी बात है कि वो किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, मशीन्स की तरफ मूव कर जाएंगे। वो मशीन्स रख लेंगे तो लेबर फिर वो क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं वो चीज़, है ना। तो अब पढ़ लेते हैं लाइफ ऑफ वर्कर्स, कहाँ पर, ब्रिटेन में बात करते हैं। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ लेबर लाइव्स वर अफेक्टेड, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ लेबर लाइव्स वर अफेक्टेड, मोर एंड मोर पीपल मूव टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब। क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्या जॉब, जो ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, इनकी वजह से लाइफ गड़बड़ चल रही थी, है ना, इनको काम नहीं मिल पा रहा था। जहाँ पर 10 लोग काम करते थे, अब ये इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का सेटअप होने के बाद अब सिर्फ एक या दो काम कर रहे, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट हुई थी। तो सब लोग कहाँ मूव करने लगे थे, शहर की तरफ मूव करने लगे थे। हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं जो कंट्री साइड चलती थी, पर ड्यू टू ये मशीन्स आने की वजह से अब उनके पास भी काम नहीं है, तो वो शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब शहर की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, मोर एंड मोर पीपल मूव टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो यहाँ पर जॉब्स मिलना ऐसा तो है नहीं कि शहर की तरफ मूव किए, घूमे घामे और जॉब मिल गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका कोई रिश्तेदार है वहाँ शहर में, या कोई रिलेटिव रहता है, कोई घर का ही रहता है, तो आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। ठीक है, अगर आपकी पहचान है, दोस्त वगैरह है तो। पर अगर आपकी पहचान नहीं है, आप जाएंगे तो आपको टाइम भी लग सकता है ना। तो मैनी हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब जब टाइम लगता था तो ये लोग रहते थे ब्रिज के नीचे, शेल्टर होम्स में, है ना, जहाँ पर सोने के लिए, रात गुजारने के लिए बस को टाइम मिल जाता रहा है। और सुबह सुबह जॉब्स की सर्च में निकल जाते थे। मैनी जॉब्स वर सीजनल इन नेचर, और बहुत सारी जॉब्स क्या थी, सीजनल थी। जैसे कि हमने बताया कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज कौन सी थी, सीजनल इंडस्ट्रीज थी। तो इसीलिए बहुत सी जॉब सीजनल थी, तो सीजन पर पे लोगों के पास काम रहता था, बाकी सीजन वो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते थे, अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। तो अब उनके पास दो ऑप्शन बचते थे। जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएं तो बचा जो पैसा उनने सेव किया उसको लेकर के या तो अपने गांव साइड चले जाएं, कंट्री साइड चले जाएं, वहाँ खर्च करें, या तो फिर वो ऐसे जॉब ढूंढने लगे जो उनको सीजनल पूरे ईयर वर्क दे, सीजन वर्क ना दे, पूरे ईयर वर्क दे, है ना। तो आफ्टर बिजी सीजन सम रिटर्न टू कंट्री साइड, सम लुक फॉर ऑड जॉब्स। ऑड जॉब्स वही जो मैंने बताया कि जो उनको पूरा ईयर जॉब दे, है ना,
ऐसे बीच में ना छोड़ना पड़े उनको। 19th सेंचुरी वेजेस ऑफ लेबर वर इंक्रीज्ड बट एवरेज डेली इनकम वाज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क। सीधी सी बात है, समझ में तो आई गया होगा आपको कि 19th सेंचुरी में लेबर की वेजेस तो बढ़ी पर इतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ी, ऐसी थोड़ी बहुत बढ़ गई। और फिर क्या हुआ, और जो उनकी एवरेज वेज थी वो कैसे डिटरमाइन होती थी कि कितने टाइम वो वर्क कर रहे हैं, कितने दिन वो वर्क कर रहे हैं, उससे उनकी एवरेज वेज डिटरमाइन होती थी। और इकोनॉमिक डाउनफॉल आ चुका था, इकोनॉमिक डाउनफॉल आ गया था तो लोगों को और डर लगने लगा था, लोगों को फेयर लगने लगा था कि अनएम्प्लॉयमेंट अब क्या हो जाएगा, उनको भी हिट करेगा। वर्कर्स जो जॉब में थे पहले से ही उनको भी फेयर आ गया था कि क्योंकि ये डाउनफॉल आ रहा है तो बहुत सी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो जाएंगी और नहीं चलेंगी, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा भी, 35 to 75% बढ़ गया था। वर्कर फेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपोज द न्यू टेक्नोलॉजी। और क्योंकि ये चीज़ आ रही थी और नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी तो उन्होंने क्या कर दिया, अब डर लग गया उनको किससे, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उससे। तो उन्होंने अपोज करना चालू कर दिया उस टेक्नोलॉजी को। क्यों? क्योंकि जहाँ 10 लोग काम कर रहे थे, अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी वहाँ पे 1 या 2 ही लोग काम करेंगे, बाकी काम कौन करेगा, वो मशीन्स करेंगी। तो वो लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे ना, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसीलिए वर्कर सारे प्रोटेस्ट करने लगे और ये न्यू मशीन्स को बिल्कुल आने नहीं दे रहे थे। और 1840s तक क्या हुआ, थोड़ा सा वर्कर्स को रिलीफ मिला। कैसे रिलीफ मिला? बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो गई सिटीज़ में। सिटीज़ में क्या हो गई, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को। तो नंबर ऑफ वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी एकदम से बढ़ा, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सीधे सीधे डबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, तो वहाँ पर भी लोग जाने लगे हैं ना। अब लोगों के पास थोड़ा थोड़ा जॉब तो था, है ना। ये थी वर्कर्स की लाइफ। अब पढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। अब कॉलोनीज की बात कर लेते हैं भाई। कॉलोनीज मतलब समझते हैं ना आप, जहाँ पर यूरोपियन पावर्स जा कर के कब्जा कर लें और मतलब दूसरी कंट्री पे कब्जा कर लें, उसको कॉलोनी सेटअप बोलते हैं, ठीक है। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। अब बात करते हैं अपने इंडिया की, थोड़ी बहुत है ना, बहुत ब्रिटेन बहुत यूरोप की बात कर ली, कुछ बातें अपने अपने भारत हमारा देश महान की भी बात कर लेते हैं, है ना। टिल मशीन्स वर नॉट सेटअप इन इंडिया, जब तक मशीन का सेटअप नहीं हुआ था इंडिया में, इंडिया क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था किसको, टेक्सटाइल मार्केट, जो इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट है उसको। तो वॉज डोमिनेटिंग इंडियन इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल में बिल्कुल अपनी छाप छोड़ के रखा था, बिल्कुल अपना आतंक मचा के रखा था इंडिया ने, इतना इतना टेक्सटाइल का डिमांड था इंडिया की, ठीक है। लॉट ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। और बहुत सारे कौन कौन इंडियन मर्चेंट्स और वर्कर्स सीधे सीधे इन्वॉल्व थे, कहाँ पर इन्वॉल्व थे भाई, नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड में। फिर इन 1750s नेटवर्क कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट्स वाज ब्रेकिंग डाउन। अब क्या हो गया भाई, धीरे धीरे ये देखो, कोई चीज़ अगर अच्छी चल रही तो ऐसा तो है नहीं कि वो कभी डाउनफॉल में नहीं आएगी, कभी ना कभी उसको डाउनफॉल में आना पड़ता है। तो कुछ ही टाइम होते हैं ऐश के, बाकी सब तो फिर कैश ही कैश होता है। तो ऐसे ही 1750s में क्या हुआ कि इंडियन मर्चेंट्स की जो इतना जो अच्छा चल रहा था नेटवर्क, अब वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। क्यों ब्रेक होने लगा? क्योंकि यूरोपियन पावर्स या यूरोपियन कंपनीज क्या कर चुकी थी, ग्रेजुअली गेन द पावर। यूरोपियन कंट्रीज ने या यूरोपियन ने कॉलोनीज ने क्या कर दिया था, पावर गेन कर ली थी, एंड गेन मोनोपोली राइट टू ट्रेड। और उन्होंने क्या कर लिया था, राइट टू ट्रेड भी मिल गया था उनको, मोनोपोली भी मिल गई थी, अब वही व्यापार करेंगे और कोई नहीं करेगा, ऐसा हो गया था। तो ओल्ड पोर्ट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन इंडिया। तो हुगली वगैरह जो पोर्ट हैं, जो अपने ओल्ड पोर्ट्स हैं, इनमें क्या हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिक्लिनेशन हो गया, डिक्लाइन हो गई ये, है ना। सीधा सीधा कैसे डिक्लाइन हो गया देख लो यहाँ पर, 1740 से 1740 की अगर हम बात करें, 16 मिलियन से सीधे किस में, कितने में पहुंच गए, 3 मिलियन में पहुंच गए। और नए पोर्ट्स आए, नए पोर्ट्स कौन आए, बॉम्बे एंड कैलकाटा ग्रू हो गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, एक शिफ्ट आया कहाँ से, ओल्ड पोर्ट से न्यू पोर्ट की तरफ। और ये किसको, ये शिफ्ट जो है वो किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है यूरोपियन पावर्स को या कॉलोनियल पावर्स को, ठीक है। दीज पोर्ट्स वर कंट्रोल्ड बाय यूरोपियंस एंड गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूरोपियन शिप्स। और ये सारे किस कौन कंट्रोल कर रहा था, यूरोपियन पावर्स कंट्रोल कर रही थी, जो नए पोर्ट्स थे। और जो
जो गुड्स ट्रांसफ़र हो रहा था वो किससे हो रहा था, यूरोपियन शिप से ट्रांसफ़र हो रहा था। अब वीवर्स की भी बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत है ना, कि वीवर्स की लाइफ कैसे अफेक्ट हुई या वीवर्स की लाइफ में क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, व्हाट हैपन टू वीवर्स, एक क्वेश्चन आ जाता है। तो बात करते हैं, ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज हैड नॉट येट कम इन इंडिया, एक्सपेंडेड इन इंडिया, मतलब जब ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं आई थी इंडिया में, या एक्सपेंड नहीं हुई थी इंडिया में, डेवलप नहीं हुई थी, तो इंडियन फाइन टेक्सटाइल वर इन हाई डिमांड। तो जो इंडियन का टेक्सटाइल है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इंडियन टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा डिमांड था यूरोप में, है ना। बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज, ये सब क्या थे, कंपटीशन में थे एक के साथ, है ना, एक दूसरे के साथ क्या थे, कंपटीशन में थे। किस लिए कंपटीशन में थे भाई, उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था इंडियन टेक्सटाइल का, या इंडियन वुवन क्लोथ चाहिए था, इंडियन टेक्सटाइल चाहिए था उनको, इंडियन वुवन क्लोथ चाहिए था। तो जो लोकल ट्रेडर्स थे ना, वो इस कंपटीशन का फ़ायदा उठा लेते थे, है ना। इंडिया के जो भी लोकल ट्रेडर्स थे वो फ़ायदा उठाते थे और चीज़ों को कम रेट से ज़्यादा रेट में बेच देते थे। तो इससे क्या होता था, ये जो अपने व्यूवर्स हैं इनको भी फ़ायदा मिलता था, इनको मुंह मांगी कीमत मिल जाती थी, मतलब जितना वो चाहते थे उतना लगभग मिल जाता था उनको, बेस्ट प्राइजेस मिल जाते थे उनके वुवन क्लोथ के लिए। पर फिर क्या हो गया, ब्रिटिश आ गई, बताया तो अभी हमने बात की उसी की, ब्रिटिश आ गई और ब्रिटिश ने क्या कर दिया, वंस ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड पॉलिटिकल पावर, और उन्होंने पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले ली। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने क्या कर लिया, पूरी पॉलिटिकल पावर अपने अंडर में ले ली, और क्या लगा दिया, मोनोपोली लगा दिया राइट टू ट्रेड का, कि बस बहुत हो गया, बहुत कर ली मनमानी, अब यहाँ रूल हम चलाएंगे, हम बेचेंगे, हम खरीदेंगे, है ना, हम जितना रेट में बेचना चाहें उतने रेट में बेचेंगे, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुमको जितना हम देंगे उतना तुम्हें लेना पड़ेगा। तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर दिया। क्या डेवलप कर दिया, सबसे पहले कंपटीशन को ख़त्म कर दिया। कंपटीशन को क्या ख़त्म कर दिया, ये फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज़ के बीच में कंपटीशन होता था, जो ज़्यादा पैसे देता था उसको चीज़ें मिल जाती थी, अब वो नहीं होगा। अब कौन खरीदेगा, ब्रिटिशर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो कंपटीशन हटा दिया, और ये लोग ब्रिटिशर्स के अलावा किसी और को बेच भी नहीं सकते थे। क्यों नहीं बेच सकते थे, ब्रिटिशर्स दिमाग लगाते थे, वो पहले से ही क्या करते थे, उन लोगों को एडवांस दे देते थे या लोन दे देते थे। तो अब लोन तो वगैरह तो चुकाना पड़ेगा ना भाई, जितने में वो देंगे, जितने में उन्होंने दिया उतना तो उनको देना ही पड़ेगा, वो जितने में भी खरीदें, है ना। तो टू एलिमिनेट कंपटीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर दिया उन्होंने, एलिमिनेट कर दिया कंपटीशन। फिर क्या कर दिया, कॉस्ट को कंट्रोल कर दिया। जैसे मैंने बताया, लोन दे देते थे सामने व्यूवर्स को पहले से ही, तो उनको क्या करना पड़ता था, मजबूरी में अपनी चीज़ें किसको देनी पड़ती थी, ब्रिटिशर्स को देनी पड़ती थी। इससे क्या हो गया, कंट्रोल कर लिया कॉस्ट को। फिर क्या कर दिया, इंश्योर रेगुलर सप्लाईज, और इंश्योर कर लेते थे कि हमें ये सप्लाईज मिलती रहें, है ना, कम ना हो सप्लाईज, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटते फिरते थे, समझ गए। तो बस आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।